कहते हैं कि हुकूमत के 3 साल माशी कामयाबी की कहानियां हैं। उनके ज़ाती बिजनेस के बारे में क्या रेलिवेंस है और इसका उनसे क्या ताल्लुक है, मैं तो नहीं जानती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। सद हज़ार शुक्र पाक परवरदिगार आलम का कि तहरीक इंसाफ ने मुझे एक ज़रा इत्मीनान मुहैया किया है और आज मैं अपोजिशन के बारे में भी बात करने के काबिल हुआ हूँ। वरना अल्लाह का शुक्र है, कभी वज़ीर आज़म और कभी उनके अनमोल रतन अपनी हरकतों से मेरी तवज्जो पाने में कामयाब हो ही जाया करते थे। हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। मरियम नवाज़ साहिबा, उनको अल्लाह मियाँ बिलाखिर याद आ गए हैं। यहाँ मुझे कुमार सानू का वो गाना याद आ रहा है, देर लगी आने में तुमको शुक्र फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा वैसे हम घबराए तो। मरियम नवाज साहिबा ने हुकूमत पर तनकीद का कोई मौका न जाने देने की कसम खा रखी है। सानह मरी को उन्होंने अपनी तबाह आजमाई का ज़रिया बनाया है। वज़ीर आज़म से सवाल जवाब फरमाया है। कहती हैं कि खान साहब अल्लाह से डर नहीं लगता। मज़ीद फरमाया कि मरी में अमवात हुकूमती गफलत का नतीजा है। मरियम नवाज़ का ये बयान सही है या नहीं, इसके बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता, ये तो जाहिर है कि मेरे मेहमानों का डिस्क्रेशन है। लेकिन यहाँ ये देख करके मुझे अजीब सा लगा कि एक सानहा होता है और उस पर भी हमारे ज़ुअमा जो हैं, हमारे सियासतदान जो हैं, वो तबाह आजमाई करने से बाज नहीं आते। मरियम नवाज़ की याददाश्त के लिए मैं उनको उनके वालिद साहब के दौरे इक़्तिदार की एक वारदात, उसकी जानिब उनकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। उनके वालिद साहब, उनके दौर में कराची के शहरियों पर हीट स्ट्रोक की आफत आई थी। हीट स्ट्रोक में 5000 से ज़ायद और एक राय के मुताबिक 4000 से ज़ायद इंसानी जानें यहीं कराची में, इसी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में चली गई थी। बिजली नहीं मुयस्सर थी, पानी मुयस्सर नहीं था कि इलेक्ट्रिक ने हमारी ज़िंदगियां अजाब में डाल रखी थी। और हमारा उस वक्त का मुंतखब वज़ीर आज़म, जो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मरियम नवाज़ साहिबा के पप्पा जानी थे, वो मदीना मुनव्वरा में नवाफिल पढ़ रहे थे। कोई एक लीडर उस वक्त, मैं बड़ी अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ, इस पर कोई मुझे चैलेंज इंशाअल्लाह ताला नहीं करेगा, मैं बड़ी अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त भी मैंने इन मामलात को अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया था। उस वक्त भी मैंने इस पर राइट अप्स लिखे थे। सिराजुल हक साहब समेत, जब मैं सिराजुल हक की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने तमाम लोगों की बात कर ली। कोई एक रहनुमा उस वक्त पाकिस्तानी सॉइल पर, सरजमीन पर मौजूद न था। मदीना मुनव्वरा में अपने गुनाह बख्शवा रहे थे नवाज शरीफ साहब, और उनकी नाक के नीचे उनकी रियाया यहाँ एक एक करके दम दे रही थी। इंसानी लाशों को दफन होने के लिए ज़मीन मुयस्सर न थी। एक एक कब्र के 50-50 हज़ार रुपए यहीं कराची में लोग दे रहे थे। लेकिन उस वक्त का वायसराय या उस वक्त का नीरू मदीना मुनव्वरा में नवाफिल पढ़ रहा था। मरियम नवाज़ को देर से अल्लाह मियां याद आए। दूसरी जानिब बिलावल साहब ने एक और मरतबा तबले जंग बजाया है। बिलावल साहब ने फरमाया है कि इमरान खान हुकूमत एक दिन के लिए भी मजीद बर्दाश्त नहीं। ये मनादी, ये ऐलान बगावत कुछ सुना सुना सा लगता है, नहीं? एक मरतबा पहले भी बिलावल साहब जज्बाती हुए थे और उन्होंने बड़े गुस्से में फरमाया था कि लात मार के हुकूमत गिरा देंगे। लात भी वही है और हुकूमत भी वही है, बिलावल भी वही है, मेरा सवाल भी वही है। आज तक हुकूमत न गिरी और अब अचानक इतनी अथॉरिटी से बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि मजीद एक दिन के लिए, तो क्या कोई इशारा अंपायर वगैरह का हुआ है? अचानक से इतना कॉन्फिडेंस बिलावल के लहजे में क्यों कर दर आया है? भाई ये इमरान खान है, इन्हें बिलावल नहीं कहते। बिलावल साहब ने मजीद फरमाया कि कारकुनान असम्बलियों के उम्मीदवार फाइनल कर लें, हुकूमत जा रही है। पूछना यह था कि बिलावल साहब, कारकुनान को ये इख्तियार आपने कब से दे दिया? ये इख्तियार तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, सरमाएदारों को, जागीरदारों को, वडेरों को मतलब हमेशा से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से मुयस्सर है। तो कारकुनान का कंधा इस्तेमाल करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का क्या मतलब? मजीद फरमाते हैं कि अवाम 27 फरवरी को घर से बाहर निकलें।
पीपल्स पार्टी को किसी भी सिग्नल की तरदीद अपने तौर पर फरमाते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म से अपने ज़राए आमदन बताने की फरमाइश भी की है। मैं साथ साथ बिलावल साहब से ये पूछ लूँ कि किस खुशी में आपने 5 लाख रुपए का जो है वो टैक्स भरा है FBR के ज़राए के मुताबिक। वो करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद, वो जो मोहतरमा आंसा मरहुमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और उसके बाद फिर अब इनका मुक़द्दर है, उस पर क्या सिर्फ 5 लाख रुपए का टैक्स बनता था? इस पर बात करेंगे अपने मेहमान से। और अब आखिर में मेरे मसीहा पाकिस्तान के हैंडसम वज़ीर आज़म, उनकी नज़र उतारते चलते हैं। कहते हैं कि हुकूमत के 3 साल माशी कामयाबी की कहानियाँ हैं। वज़ीर आज़म साहब, एक कमरे में इंसान अगर बंद रहे बहुत अरसे तक तो उसके साथ ये होता है। आप ठीक कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये प्रोग्राम उस किस्म का नहीं है, इसलिए ये बात हम हज़म कर नहीं सकते। आपकी माशी कामयाबियों की दास्तान में एक वो हज़रत भी हैं जो इनको आप स्टेट बैंक का गवर्नर बना करके IMF से उधार मांग करके लाए हैं, और वो जो हमारे साथ कर रहे हैं, जिस पर आपके अनमोल रतन ऊल जलूल ऑल फॉल किस्म की बातें करके हमारा खून जलाते हैं कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो इससे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का फ़ायदा होता है। आप अपनी या तो करीब की दूर की नज़र चेक कराएं और या तो अपना तकरीर नवीस कोई अच्छा सा प्रोफेशनल सा मुकर्रर कर लें ताकि इस किस्म के भंड से अवॉइड किया जा सके। मज़ीद फरमाते हैं, लिस्टेड बिजनेसेस के मुनाफे में इजाफा जाहिर करता है कि हमारी मईशत फल फूल रही है। सर, मईशत का तो नहीं पता, लेकिन आपका अकाउंट खासा फल फूल रहा है। आपने जो अपने ज़राए ज़ाहिर किए हैं और जो टैक्स आपने भरा है माशाल्लाह, वो ये जाहिर करता है कि मुल्क में चाहे तमाम कारोबार डूब जाएं, लेकिन जिस सनत का इफ्तिताह आपके कांधों पर, आपके हाथों से हुआ है, मतलब आपका ज़ाती तौर पर कोई कारोबार नहीं है, आपका ज़ाती तौर पर बज़ाहिर कोई कारोबार नहीं है, और मैं इस बात को यकीन भी करता हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, आमिर कियानी अद्वियात की कीमतों में इतना बड़ा स्कैम, मुझे समझ में नहीं आता। परवेज़ खटक एशियन डेवलपमेंट बैंक, इतने सारे चार्जेस, कुछ नहीं हुआ। नदीम बाबर पेट्रोल बहरान, अरबों रुपए का डाका, कुछ नहीं हुआ। बहुत और सारे मामलात हैं। जहांगीर तरीन साहब, खुसरू बख्तियार के भाई, क्या आपकी अकाउंट्स की फलने फूलने में या बढ़ोतरी में इन सारे मामलात का कोई रोल है या नहीं? इस पर से पर्दा उठाएंगी हमारी शरीक मेहमान मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका शिरकत पर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सौराब सरकी साहब यहाँ स्टूडियोज़ में बनफ़ से नफीस मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में खैर मकदम है। और राना मोहम्मद अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। राना साहब, खैर मकदम है आपका। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर, सबसे पहले सरकार का सब्र आजमाने के लिए मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा का रुख करेंगे और मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा के पास जाएंगे। मैडम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, पूछना ये था कि आप खैरियत? जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी ज़रा नवाजी है। मैडम, पूछना ये था कि वज़ीर आज़म साहब का ये बयान कि हुकूमत के 3 साल माशी कामयाबियों की दास्तान है, फिर वो बिजनेसेस की ग्रोथ पर भी इतरा रहे थे। मैडम, इन बिजनेसेस में वज़ीर आज़म का बिजनेस भी एक तो नहीं है कि जिसकी बढ़ोतरी से हमारे दिल बाग बाग हुए चले जाते हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म की आमदन में खातिर खा इजाफा भी हुआ है। हालांकि उन्होंने पहले मरतबा एक शिकवा भी किया था कि 2 लाख रुपए में उनका घर नहीं चलता। जब 2 लाख रुपए में घर नहीं चल रहा तो आमदन में इजाफा क्यों कर उनका हुआ? और कहीं इन सारे मामलात का खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, आमिर कियानी, नदीम बाबर, जहांगीर तरीन, खुसरू बख्तियार के भाई, परवेज़ खटक, इन सब से कुछ लेना देना तो नहीं है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन। आपने जितनी बातें की, पहली बात यह कि सारी वो प्रिजम्पटिव बातें हैं और लेना देना तो चलें उस पर हम बाद में बात करेंगे। जो आपने पहली बात की है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो हमारे बिज़नेस के ऊपर और कंट्री बिज़नेस के लिहाज से जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर काफ़ी इतरा रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल इतराना बनता है उनका। और वो इसलिए बनता है क्योंकि अगर आप पिछले जो हमारे 3 साल का मौज़ना, अभी तो आप इसे 30 साल से मौज़ना कर रहे हैं ना, चले मैं उस 30 साल से मौज़ना नहीं करती, लेकिन आप किसी भी चीज़ का मौज़ना पिछले जो गुजरी हुई हुकूमत के पहले 3 साल से करें तो आप कोई भी अगर चीज़ उठा लेंगे तो उसमें हमारा जो कारकर्दगी है वो हमारी डेवलपमेंट के लिहाज से यकीनन उससे बहुत बेहतर है।
और आप जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो आप लोग जो है वो, क्योंकि सिर्फ अभी एक इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो इन्फ्लेशन तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इकोनॉमी में आपका जिस तरह से आपके जीडीपी रेट्स की बात जब हम करते हैं तो उसमें आपकी एक्सपोर्ट भी आती है, आपकी इंपोर्ट की बात भी आती है, फिर आपने इसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं। आपने देखा है कि आपका एग्रीकल्चर कहाँ के ऊपर जा रहा है, फिर आपने ये देखना है कि आपकी रेवेन्यू जनरेशन कितनी ज़्यादा हुई है। क्या रेवेन्यू जनरेशन आप अगर उसके स्टेटस की उठाएं तो आप अगर ये देखें कि क्या रेवेन्यू जनरेशन उस वक्त के जो पिछले 3 साल पिछले दौरे हुकूमत के पहले 3 साल से अगर ये उससे बहुत बेहतर है तो इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म साहब का इतराना यकीनन बनता है। दूसरी बात आपने कही है वज़ीर आज़म साहब की का उनका ज़ाती बिज़नेस या उनकी ज़ाती आमदन, उनके ज़ाती बिज़नेस के बारे में, और ये ख़ास तौर से आपने जो इतने सारे नाम लिए हैं, मतलब इनकी इससे क्या रेलेवेंस है और इसका उनसे क्या ताल्लुक़ है, मैं तो नहीं जानती। हो सकता है आप जानते हो, आप मुझे बता दीजिए। तो इस चैनल के तवस्सुत से हो सकता है मुझे भी पता चल जाए, लेकिन यकीनन ऐसा नहीं है। और जो मैडम मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि आपने मुझसे फरमाइश की है तो मुझे आपको बताते हुए निहायत खुशी हो रही है। मैं ये साबित करने के लिए हरगिज़ नहीं तुला कि इन सारी बातों का वज़ीर आज़म से लेना देना है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता करके आपको आपकी राय जाने बगैर अपने अगले मेहमान की जानिब जाऊँगा। इलाके में अच्छा, ईमानदार, 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार SHO आए और इलाके में जराइम की शरह बढ़ जाए, इलाके में जितने जुए के और इधर उधर के अड्डे हैं, जितने सारे गलत कार लोग हैं, उनके अकाउंट्स फलने फूलने लगे, तो मुझे कॉमन सेंस मेरा 2 और 2 4 वाली बात ये बताता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोलझाल है, या शायद इसमें आपका फरेबे या मेरा फरेबे नज़र इन्वॉल्व है कि मैं SHO की इन्वर्टेड कॉमाज में दयानतदारी को खातिर में नहीं ला रहा। थोड़ा सा खातिर जमा रखिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना अरशद साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर इंपोर्ट भी हमारी खातिर खा जा रही है, एक्सपोर्ट के ऊपर हुकूमत इतरा रही है। पूछना ये था, ज़राई मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इंपोर्ट हम कर रहे हैं, अब ये आपके अदवार की नाकामियां हैं जिसका खुमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। ज़राई मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हम गंदम भी मंगवा रहे हैं, और जो हमारी यहाँ की गंदम है वो हम अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान से निमटने पे सर्फ कर रहे हैं। सर आपकी राय। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी फ़हम फरासत। आप हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात करने का मौका देते हैं। जो आपने अपने इंटरव्यू में कहा, मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मैं सूबाई कैबिनेट का हिस्सा था और शबाशी साहब मेरे चीफ मिनिस्टर थे। हम जवाबदेह थे हर इशू पर। अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता था, मिसहैप हो जाते हैं, हमारे दौर में भी होते थे, आज भी होते हैं, और वो रुकते नहीं, वो कम हो जाते हैं। इंतज़ामिया या गवर्नमेंट की डायरेक्शन और सम्मत को लोग देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे दौर में DAP अगर 2500 रुपये की थी, मियां नवाज साहब के दौर में 500 रुपये की सब्सिडी थी, तो वो वाफर थी। पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में ज़मींदार को मिलती थी, और यूरिया 1250 रुपये की थी। और आज आप देख 9,500 की हो गई है, मिली नहीं। और DAP की जब फसल गंदम काश्त होती है तो ज़रूरत पड़ती है, और जब फसल उगती है तो उसके बाद यूरिया डालते हैं। जब यूरिया की बोरी की ज़रूरत आई है तो यूरिया मार्केट से गायब हो गई है। और कल मैंने सुना है कि एक्शन लिया गया है और कहा गया है कि जनाब और मंगवा लें, इंपोर्ट कर लें यूरिया। भाई यूरिया की ज़रूरत तो आज थी, दिसंबर में ज़रूरत थी, फरवरी के पहले हफ्ते में थी, तो जनवरी के पहले हफ्ते में थी, तो उसको फरवरी या मार्च में मंगवाने का क्या ज़रूरत है? ये मैं समझता हूँ माफियाज की हुकूमत है, और इस हुकूमत का मुकम्मल फेलियर है हकीकत में 23 साल की कारकर्दगी में। हाँ, अगर कोई वर्कर PTI का होता, सूबा पंजाब का चीफ मिनिस्टर या गवर्नर, तो को और बात थी। ये तो वो हमारा मेरी तरह का एक अनपढ़ आदमी को लेके बुजदार को जाके वज़ीर-ए-आला भर्ती कर दिया। अब उसको समझ नहीं आती कि मरी में जो मैं समझता हूँ मलका कौसार में जो अमवात की यलगार हो चुकी है, जो 23 के करीब लोग जो घर से अल्लाह ताला की
कि मौसम की खूबसूरती को एंजॉय करने गए और उनके घरों में डेड बॉडीज आ गई। और फवाद चौधरी जो कभी स्पोक पर्सन हुआ करते थे कावली के, कभी प्योर पार्टी के, आजकल सुना कि इनके स्पोक पर्सन वो फखरिया अंदाज में करे थे कि 1 लाख लोग गाड़ी जो है वो मरी में दाखिल हो गई है। तो जनाब देखे टूरिस्ट की आमद और कैसा मुल्क तरक्की कर रहा है। और वो नवीद इकबाल जो ASI अल्लाह को प्यारा हो गया, वो वीडियो पैगाम में क्या कह रहा है कि 18 घंटे से हम फंसे हुए हैं, हमारी को आवाज सुनने वाला नहीं, और अगर क्रेन आकर काम करेगी तो मेरे बच्चे और हम बच जाएंगे। और आप ये देखें कि 3 दिन से वहां पर क्या हो रहा है। और मरी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है और बादशाह सलामत इस्लामाबाद में रहते हैं और हेलीकॉप्टर पे आते हैं। वाह रियासत मदीना के तवक्कुफ कीजिएगा सर, मैं आपकी जानिब बादशाह सलामत आज देखिए, जिनका आता करेंगे। आज देखिए कि मैं समझता हूं फरमाएं, ये सानिया नहीं होना चाहिए था, राना साहब प्लीज थोड़ा सा वेट फरमाएं। इसकी FIR वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पर दर्ज होनी चाहिए। सर अभी कटवा देते हैं, अगर हमारे दौर में, कीजिए, अगर हमारे दौर में यही स्टूडियो में कटवाएंगे सर, वेट कीजिए, मैं आ रहा हूं आपकी जानिब। प्राइम मिनिस्टर और सर ये मेरा अगला सवाल, थोड़ा सा वेट कीजिए राना अरशद साहब। डॉक्टर सोराब सरकी साहब, सर सबसे पहले तो खैर मकदम के बाद माजरत आपसे करता चलूँ इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए, लेकिन ये जो बयानात में आपके सामने पढ़ रहा था, पेश कर रहा था, ये सुनकर के आपको यकीनन मेरी दिमागी सेहत पर शुबा सा हुआ होगा कि हुकूमत के 3 साल माशी कामयाबी की कहानी है। मुनाफे लिस्टेड बिजनेसेस के मुनाफे में इजाफा जाहिर करता है कि हमारी मईशत फल फूल रही है। सर वज़ीर आज़म साहब किन ममालिक के बारे में हुस्न ज़न में मुब्तला है जिनकी मईशत फल फूल रही है? जिस मुल्क में मैं और आप ज़िंदा रहने की अदाकारी कर रहे हैं वहाँ बेरोज़गारी का सैल रवां है। महंगाई की जब बात की जाती है तो उसे ग्लोबल फिनोमेना देख करके कह करके और हंसी में उड़ा दिया जाता है, और साथ ही साथ पिछलों पर तबर्रा करके ये बताया जाता है कि चूँकि पिछला वाला चोर और उससे पिछला वाला डाकू था और हम हाजी हैं, इसलिए आप हमारे एहतसाब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए नूर भाई, बात यह है कि आप ख़ुद देख रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर ये पिछलों पे जो बात डालते हैं, थोड़ा मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। पिछले तो इन्होंने कहा था कि ख़राब हैं, चोर हैं, डाकू हैं, ये मुल्क नहीं चला पा रहे थे, मुल्क को तबाह किया। अब ये सारी चीज़ें देखकर जैसे भी मतलब ये अब हुकूमत में आए, अब ये कहें कि वो पिछलों पे सारी चीज़ डालें, तो ये तो लोगों ने ये नहीं कहा था कि हम पिछलों से अगर आप और सिर्फ यही हमें ये टॉफ़ी देते रहेंगे इसलिए तो वोट नहीं दिया था। तो उससे आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी जिस तरह आप ये कह रहे हैं, आम तौर पर मैं तो बिल्कुल जिस तरह आप कहते हैं सीधा साधा सियासतदान हूँ, ठीक है, एक अपनी पुराना एक हमारा सियासी घराना है, लेकिन आपको भी पता है कि मैं तो बिल्कुल सीधा साधा और आम लोगों से मिलने वाला आदमी हूँ। मैं चलो मेंबर रहा हूँ जितनी मरतबा, लेकिन बहुत सारे आम गरीब लोगों से रोज़ मेरा मिलना है, आपका भी है। जो मुल्क का इस वक्त हशर हुआ है, आप यकीन करें, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, बहुत बुरा हशर है। लोगों को जो है वो ये सूरत हाल हो रही है कि लोग तौबा मुझे कहना नहीं चाहे, वो कह रहे हैं कि खुदा करे कि किसी न किसी तरीके से हमें मौत आ जाए ताकि इस अजाब से हमारी जान छूटे। तो अब इस ऐसी सूरत हाल में भी ये कहें अच्छे इंडिकेटर्स आ रहे हैं और बिज़नेस, बिल्कुल मैं ये भी समझ रहा हूँ कि कोविड की वजह से और पूरी दुनिया में कुछ इंडस्ट्रीज़ बंद थी, तो वो जो भी फ़ायदा हुआ है, थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है नूर भाई, वो जितना भी इंडस्ट्रियल्स को हुआ है, गरीब आदमी को नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत जो इंडिकेटर्स जो भी ये बता रही हैं मेरी बहन, तो हम तो ये चाहते हैं कि हमने ये मुल्क बनाया है और एक मुल्क खुदा दाद माँ का किरदार जो एक हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए था, वो नहीं कर पा रही है। अब उसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक सिर्फ तकरीर करने से, बात करने से बात नहीं बनती। एक अच्छा मौलवी साहब अगर है, जिसने आप जिस तरह आपने मिसाल दे दी SHO की, अगर उसके नाक के नीचे वो काम हो रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा? हम तब्दीली, कौन सी तब्दीली, किस तब्दीली को हमने वोट दिया? किस तब्दीली को वोट दिया, ये जानने के लिए जाएंगे मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा के पास। मैडम प्लीज़ आपसे मुल्तजी हूँ, मुल्तमिस हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे सवाल पे फोकस कीजिएगा। प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि मुझे बिल्कुल अपनी कंटेंट लाइन को पकड़ करके चलना है।
मेरे सवाल पे फोकस रहते हुए आप मुझे जवाब इनायत करें तो शुक्रगुजार हूंगा, बजाय इसके कि हम इधर उधर की ड्रैग करें। मैडम, मैं उसी ईमानदार SHO की कहानी आगे बढ़ाना चाहूंगा आपकी इजाजत से, जिसके रहते इलाके में जराइम की शरह बढ़ जाती है लेकिन SHO के किरदार पर उर्फ नहीं आता। एक ऐसा आदमी जिसने बिल गेट्स को लूट लिया, एक ऐसा प्रोफेशनल जय्यद डाकू, अबराज ग्रुप का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ नकवी, उसकी इमरान खान से दोस्ती के बारे में मुकम्मल खदशात मौजूद थे पहले से, लेकिन अब अली जैदी के एक मारूफ करंट अफेयर एंकर के एक प्रोमिनेंट टेलीविजन चैनल स्लॉट पे बैठ के ये एतराफ कर लेने के बाद कि आरिफ नकवी से हमें 21 लाख डॉलर्स, 21 लाख रुपए नहीं, 21 लाख डॉलर्स का डोनेशन मिला। मैडम, एक डाकू 21 लाख डॉलर का डोनेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों देगा, और उस डोनेशन के मिलने के बाद भी मेरे हैंडसम सादिक और अमीन क्यों कर हैं? यह है मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन का मैं बिल्कुल सबसे पहले डायरेक्ट जवाब देती हूं, और इसके अलावा आप जो बात कह रहे हैं कि सिर्फ सवाल पे फोकस करें, तो फिर आप बाकी मेहमानों को ये कहा करें कि जो एलिगेशंस लगाएं उसका जवाब आप बाद में इनायत कीजिए, मैं सुनूंगा, क्योंकि वो फिर सवालों के जवाबात, जी बिल्कुल, क्योंकि सवालात के जवाबात फिर रह जाते हैं और लगता है ऐसे कि शायद ये लोग सच बोल रहे हैं जो कि सच नहीं है, और वो खाली इल्ज़ामात होते हैं। जो आप बात कर रहे हैं, आपने जो, क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग केस के बारे में बात कर रहे हैं और पिछले एक हफ़्ते से मुसलसल ये TV के ऊपर तमाम चीज़ें चल रही हैं और लोग भी उसको देख रहे हैं, और कल और परसों और पिछले 2-3 दिन के अंदर आपने सारी चीज़ें शायद मीडिया के ऊपर आपने ऑब्ज़र्व भी की हैं कि एक तो पहली बात ये है कि जिन चीज़ों को ये बेस बनाकर और ये इतना तूफ़ान खड़ा किया गया है, जिस रिपोर्ट के ऊपर ये आप बात कर रहे हैं, पहली बात है कि इस रिपोर्ट की क्या हैसियत थी। और मैं किसी रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं अली जैदी के एतराफ़ जुर्म की बात कर रहा हूं। कि आप, अच्छा हाँ, मैं उससे अगली बात कर रही हूँ। नहीं, अली जैदी ने किसी किस्म का कोई मेरे इल्म में ऐसा कोई ऐसी बात नहीं। मैडम, आपका टीवी खराब होगा या आप मसरूफ होंगी, आप इस बात को चैलेंज मत कीजिएगा काइंडली। अली जैदी ने मुल्क के एक मारूफ करंट अफेयर एंकर के प्रोग्राम में बैठ के ये बात करने दें, आप मुझको ये बात करने दें। पहली बात तो ये है कि आप अगर ये मेरे बारे में कोई बात करते हैं और आप ही कहें कि नूरुल आरफीन ने इतराफ़ पे जुर्म नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जो अली जैदी साहब कोट कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग, हमने बात करनी है ना, आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें। आप मेरे से वो सवाल पूछें कि फॉरेन फंडिंग क्यों की जाती है और फॉरेन फंडिंग किस लिए की जाती है। नहीं मैडम, मैं काइंडली, मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैडम, ये एक लर्निंग सेंटर नहीं है, काइंडली थोड़ा सा आप वेट कीजिए, मैं आपका जवाब पूरा सुनूंगा। मैडम पहले आप सुनिए, नहीं मैडम प्लीज, मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन पहले आप मुझे सुन लीजिए। मैडम, ये लर्निंग सेंटर नहीं है, इसमें हमारा 35 मिनट का कॉन्टेंट होता है। अगर आप मुझे मैडम, अगर आप मेरे सवाल को सुनेंगी तो मैं वजाहत कर सकूंगा कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं। सुन लिया आपका सवाल, मैंने आपका नहीं, आपने मेरा सवाल सुना, लेकिन अब आप मुझे टेक्निकलिटीज में मत उलझाइए काइंडली। मेरे शो का फॉर्मेट मुझे अलाउ नहीं करता। पिछले 3 मरतबा भी यही सब हुआ था। मैंने आपसे पहले शो में रिक्वेस्ट की है, आपको तमाम बातों का रिस्पॉन्ड करने का मैं मौका दूंगा, लेकिन आप मुझे ये मत बताइए कि फॉरेन फंडिंग क्यों होती है, उसमें पहला मरहला क्या होता है। काइंडली, मैंने स्ट्रेट सवाल जो पूछा है आप मुझे उसका जवाब इनायत करें। 35 मिनट आप बोलें, 35 मिनट आप बोल लें, मैं फिर आपको पहले सुन लेती हूँ, फिर उसके बाद अगर 3 मिनट आपने मेरा जवाब सुनना होगा तो फिर आप सुन लें। मैं 3 मिनट के लिए खामोश होता हूँ मैडम, लेकिन स्ट्रेट आंसर प्लीज। नहीं, आप 3 मिनट के लिए आप पहले 35 मिनट बोल लें, क्योंकि आप ये गलत फॉर्मेट है ना कि आप सवाल के जवाब। मैडम, मेरे शो का फॉर्मेट मैं डिजाइन करता हूं, काइंडली आप उसको तो चैलेंज ना करें ना, ये मेरा डिस्क्रेशन है प्लीज। मैं आपकी खुशनुदी के लिए शो का फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकता। आप काइंडली समझने की कोशिश कीजिए, मेरे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है। आप 35 मिनट बोले, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप मुझे बात करने ही नहीं दे रहे हैं, आपसे अक्सर लोगों को ये कंप्लेंट है कि एंकर जब बहुत ज्यादा बोलते हैं तो मेहमान। मैडम, मुझसे सरकार को हमेशा कंप्लेन होती है, मुझसे नून लीग वाले भी तंग थे जब वो सरकार में थे, मुझसे पीपल्स पार्टी वाले भी खुश नहीं है, और मुझे पीटीआई की भी परवाह नहीं है। काइंडली आप मेरी FIR मत काटिए। यहाँ थोड़ा सा वक्त हुआ प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने का, नाज़रीन छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम को थोड़ा सा मजीद आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। मेरे साथ मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा, राना अरशद साहब और डॉक्टर सोराब सरकी बदस्तूर मौजूद हैं। अब सब्जेक्ट हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। राना अरशद साहब, सर मरियम नवाज साहिबा को बिलाखिर, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी खबर है। ये तो गलत बात है ना कि आप याद आ गया, बीच में छोड़ दिया और उसका जवाब आप नहीं ले रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है ना।
मैडम अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ कर जाती तो मैं आपकी तरफ आता, राना अरशद साहब से निमट करके, लेकिन अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ करें तो मैं आपकी तरफ आऊंगा मैडम, प्लीज। जी राना अरशद साहब, सर मैं आपसे सवाल पूछने की पहले अदाकारी कर लेता हूं, क्योंकि प्रोग्राम जरा इधर उधर हो रहा है, जरा थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सर मरियम नवाज को अल्लाह मियां याद आ गए हैं, उन्होंने साने मरी के लिए भी वजीर आजम साहब का कंधा इस्तेमाल किया है। हालांकि ये सानिहा है, इसमें मिसमैनेजमेंट जरूर हुई होगी और जो कुछ नजर आ रहा है बज़ाहिर उससे शवाहिद भी मिल रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं इक़्तिदार का हुमा सर से उतर जाने के बाद, उड़ जाने के बाद ही अल्लाह मियां क्यों याद आते हैं? वजीर आजम जब हमारे पास नवाज शरीफ साहब थे, उनके होते जब वो मदीने में नवाफिल पढ़वा करके और अपने गुनाह माफ करवा रहे थे, कराची वालों को उनकी जरूरत थी, पाकिस्तान वालों को उनकी जरूरत थी। शहबाज शरीफ यहां मौजूद नहीं थे, कराची के लोगों पर जो उफ्ताद पड़ी थी, उस वक्त अल्लाह मियां याद क्यों करना आया? नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपकी बात को इंडोज करता हूं। जब बीमारी आती है, जब हादसे आते हैं तो वो पूछ कर नहीं आते, और बिल्कुल गवर्नमेंट जो होती है उसको टेकअप करना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि गालबन रमज़ान मुबारक का मौका था जी, और मियाँ साहब आपकी बात ठीक है कि मदीना पाक में उम्रे के लिए गए हुए थे, लेकिन यहाँ पर हुकूमती मशीनरी मौजूद थी, और फिर मियाँ साहब उम्रे के बाद आए थे, कोशिश भी की, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ जो आप कह रहे हैं उसमें वजन है। आज मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अचानक जल्जले का आना, अचानक बीमारी का आना, कोरोना का आना, डेंगू का आना अपनी जगह पर, लेकिन मरी में लोग सैरो तफरी के लिए गए थे। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। राना साहब प्लीज मुझे इंटरवीन करने दीजिए, राना साहब प्लीज मुझे इंटरवीन करने की इजाजत चाहिए आपसे। सर ये इमरान खान के साथ ज्यादती नहीं है कि कराची में मैंने गला फाड़ फाड़ करके 5 लाख दफा वजीर आजम पर जो है वो सवालात उठाए हैं कि कराची में जहाज गिरा, 100 अफराद का वजीर आजम को तौफीक नहीं हुई, वो अपने खानदान के साथ नंथिया गली में कोरोना के दिनों में पिकनिक मनाते रहे। सर नवाज शरीफ से मेरी कौन सी रिश्तेदारी है कि मैं आपके इस एतराफ़ के बाद नवाज शरीफ की जान इतनी आसानी से छोड़ दूं? हुकूमती मशीनरी तो इमरान खान के होते हुए भी यहाँ मौजूद थी, लेकिन वजीर आजम उस वक्त यहाँ लोगों को छोड़ करके और नवाफिल पढ़ने चला गया। सर इससे आप लोगों की प्रायोरिटी का अंदाजा नहीं होता? मैं आपकी बात को इंडोज करता हूं, और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं आपकी बात को तस्लीम कर रहा हूं, बड़ा वजन है। और जो आप बात कर रहे हैं कि वो डिजीज़ या बीमारी जब बढ़ती गई तो उसका अंदाज़ा एक दिन में नहीं हुआ, और मियाँ साहब बिल्कुल अपना जो उनका उम्रा था उसको शार्ट किया। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, वो उस वक्त मदीना पाक में थे, लेकिन उसके बाद आ गए थे। और फिर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सैरो तफरी के लिए जाना, अचानक जल्जले का और बीमारी का आना, मैं समझता हूँ दर्दनाक वाक़या को हम दर्दनाक ही कहते हैं। वो जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था उस वक्त भी हमने उसको एक्सेप्ट किया था, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ सानिया साहिवाल की रिपोर्ट आप देख लें कि क्या होता है, बच्चों के सामने उसके माँ बाप को मार दिया जाता है, और मरी में क्रेडिट ले रही है गवर्नमेंट। आरिफीन साहब जरा थोड़ी सी इस पॉइंट पर, फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ मरी में इंटर हो चुकी हैं, टूरिस्ट की आमद है, और हुकूमत की ये आप देखें खुशहाली है लोगों की। वो क्रेडिट ले रहे थे, तो फिर इंतजाम किसने करने थे? वहाँ की जो इंतजामिया है, जो वेट करने की वहाँ, और वहाँ मरी के जो एमएनए है, अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ करें तो मैं आपकी जानिब आता हूं। रास्ते क्लियर किसने करने थे? और 20 घंटे लोग, नूरुल आरिफीन साहब 20 घंटे लोग फंसे रहे, राना साहब आपकी बात दुरुस्त है, थोड़ा सा अगर आप मर गए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब आधे घंटे के फासले पर हेलीकॉप्टर पर घूम रहे थे। राना साहब प्लीज पे अटेंशन, राना साहब प्लीज सर, प्लीज सर। डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, सर आपसे मेरा सवाल भी वही है जो मैंने राना अरशद साहब से पूछा था। सवाल का एंगल थोड़ा मुख्तलिफ कर देता हूं। जनाब मन, आसिफ अली जरदारी साहब के दौरे इक़्तिदार में जब बादशाह सलामत हम पर नाजिल थे, मरकज से लेकर के और सूबे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, भुट्टो पूरी आबोताब के साथ जिंदा था। जनाब मन, इसी शहर में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में मफाहमत का दस्तरखान बिछा हुआ था। रहमान मलिक साहब अल्ताफ हुसैन की एक कॉल पर दौड़े चले जाते थे, और जाहिर है उनके दौड़े चले जाने में और अल्ताफ हुसैन के घर की दीवार तोड़ करके जो 5 लाख पाउंड बरामद हुए थे, उसमें एक बहुत बड़ी कनेक्शन मौजूद है। अगर आप इससे सर्फ नज़र करना चाहें तो ये आपका हुस्न ज़न है। जनाब मन, आसिफ अली जरदारी साहब के दौरे इक़्तिदार में कराची में
इंसानी जान अर्जा होके रह गई थी। एक दिन में 100 लाशें उठाई हैं कराची वालों ने, और उस पर अगर आप मरी में होने वाली गफलत, उस पर अगर आप तबर्रा करें तो सर ये आपको सूट करता है? देखिए, बात ये है कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं, मैं तो ये आपको बताऊं कि जो 2010 में सैलाब आया, फिर 2012 में जो कराची और पूरे बशमूल पूरे सिंध के अंदर जो बारिशें हुई, उसमें बहुत बड़ी तबाही हुई। लेकिन मैं ये बिल्कुल आपके सामने दावा करता हूँ कि जिस तरह सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन दोनों सालों में मुकाबला किया, मैं ये दुनिया में आप कहीं पे भी देखें, मैं तो ख़ुद ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि जहाँ पहला हल्का मेरा था, जब वो टोडी बंद टूटा तो पूरा हमारे गांव नज़र नहीं आ रहे थे, और हमारा ये तस्वर था कि हम शायद फिर कभी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर मैं आपकी बात में कतई कलामी की इजाज़त चाहता हूं। सर, आपकी बात मान ली, आपकी बात मान ली कि आपने मैनेजमेंट के दरिया बहा दिए थे, लेकिन सवाल मेरा कराची से रिलेटेड था। कराची में खून का दरिया बह रहा था और मुफाहमत का दस्तरखान बिछा हुआ था। कराची का भी मैं दो बिल्कुल सीधा मैं आपको बता देता हूँ सर, बिल्कुल मुफाहमत थी और इस तरह की सूरत हाल थी। लेकिन जब सब जितने भी स्टेक होल्डर हैं, ख़ास तौर पर जो मुल्क को चलाते हैं, वो एक पेज पे आए, आपने देखा पूरा अमन हो गया, अभी सारा मसले हल हैं। नहीं, अमन तो हो गया, लेकिन उसका क्रेडिट तो नवाज शरीफ लेते हैं सर। उसका क्रेडिट आज मुराद अली शाह साहब लेते हैं, ठीक है, उनका भी होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी होगा, लेकिन वो जो गफलत थी आसिफ अली जरदारी दौरे हुकूमत में, जब आपका एक वज़ीर आला सुन फ्लाइट यहाँ पे नाजिल थे, उनको पता ही नहीं था कि बारात कहाँ जा रही है, उनका कूलर था और वो थे। लेकिन सर उस वक्त का किसी को कम से कम अगर आप इल्ज़ाम दे दें तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा और मैं मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा के पास जाऊंगा। नहीं, मैं आपको बताऊं, पूरे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी दहशतगर्दी थी, ख़ास तौर पर बिल्कुल मैं इसको तस्लीम करता हूं कि हमारी हुकूमत में नहीं, ख़ास तौर पर जितनी भी हुकूमतें रहीं, ये MQM का जो एदवार रहा, और ख़ास आपने ख़ुद लियारी में, मैं ख़ुद आपके देखता हूँ पुराना, वहाँ पर आपने जो करवा, वो जो हालात थे वो बुरे थे। जो हुकूमत थी उसने उस तरीके से शायद उसको हैंडल नहीं किया, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, करना चाहिए था। और ज़ाहिर है जो भी हुकूमतें होती हैं वो कोई उसका वो जवाब पेश नहीं कर सकती सर। इसी एतराफ़ के साथ मैं मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा के पास जाऊँगा। मैडम, ऑल योर्स, मैं सरापा समात हूँ। सबसे पहले तो जो 2-4 अभी तक बातें हो गई है, मैं चाहूँगी कि उनकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दें। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है मरी में, और इसमें मेरा ख्याल है कि अगर ये राना साहब बैठ के यहाँ के ऊपर शादियाने बजाएं और ये दूसरों को बैठ के उनकी तरफ क्रिटिसाइज़ करें और इसके ऊपर ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दें, मेरा मकसद है कि अगर ये उसके ऊपर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दें। जी मैडम प्लीज, मैनेजमेंट का थोड़ा मसला है। मैंने राना अरशद साहब के हवाले से बात की थी, आपकी मैंने बात नहीं की। आप तो माशाल्लाह काफ़ी डिसेंटली बिहेव कर रहे हैं, और आपने मेरी 2-4 बातें जो मैंने इससे पहले की आपने उनको एंडोर्स भी किया, तो मैं उसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। जो आपने कहा कि वजह कोई भी हो, अगर आपने जो चीज़ें कही, आपने ये कहा कि वजह कोई भी हो कि अगर मुल्क में जो हमारी सप्लाई चेन्स बंद थी या जो आमदोरफ्त बंद थी और कोविड की वजह से बंद थे, आपने कहा वजह जो भी हो, लेकिन उसमें आपने कम से कम इस बात को इंडोर्स किया कि यहाँ पर मुल्क में तरक्की का पहिया कम से कम चला। जो मैं आपके रेवेन्यूज़ की बात कर रही थी, मैंने रेवेन्यूज़ के बारे में बताया कि हमारा रेवेन्यू उस वक्त से लेके अब तक बहुत जो इन्होंने शायद पहले 3 सालों के अंदर कोई 38 करोड़ जो था रेवेन्यू इकट्ठा किया था, हम अब तक 30 करोड़ रेवेन्यू इकट्ठा कर चुके हैं, और ये आने वाले वक्त के बीच में ये बिलियंस के अंदर ये आगे से चला जाएगा। और इंशाल्लाह ये वही चीज़ें हैं जिसके लिए हम तरक्की की बात कर रहे हैं। आपकी तरक्की में सिर्फ और सिर्फ एक और चीज़ नहीं होती, आपकी एक्सपोर्ट भी होती है, आपकी इम्पोर्ट भी होती है, आपकी इकोनॉमी होती है, आपके डेट्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कमिंग बैक टू मरी इवेंट, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत अफसोसनाक हादसा है। और जहाँ तक फवाद चौधरी की बात थी कि उनका पर्सपेक्टिव एक लिहाज से अगर ये देखा जाए कि अगर किसी भी आपके सियाहती, यहाँ इसके 2 पहलू हैं, सियाहती मकाम के ऊपर अगर आपकी 1 लाख गाड़ी उस तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क के अंदर यकीनन कुछ ना कुछ फ़र्क है, और आपकी जो आवाम है वो ये समझती है कि इस तरह के रेवेन्यूज़ हैं जिनके ऊपर वहाँ के ऊपर जाना चाहते हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कही है, मैं उसको 100% एंडोर्स करती हूँ कि वहाँ की इंतज़ामिया और ख़ास तौर से जो पिंडी की इंतज़ामिया है, ये उसके ऊपर यकीनन हरफ आता है, और उनके ऊपर ये सवाल उठता है कि अगर उस जगह की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो इतने सारे लोगों को नहीं जाना चाहिए था। इसका तीसरा एक और पहलू है, अभी जो एक मैं आपको बात कर रही हूँ, एक जो मैं बात कर रही हूँ कि इस वक्त वहाँ के ऊपर ऑपरेशन भी हो रहे हैं, और जब हादसे के बाद ऑपरेशन हो जाना वो एक अलग बात है। और इस वक्त जो CM साहब का
इन्होंने जिस तरह के डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मेरी तहजीब मुझे उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती इनके किसी भी लीडर के बारे में, वरना उनसे बहुत ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जो सीएम साहब का जो कि उनके जो अपने इस्तेमाल में जो उनके जो जहाज़ या हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे, वो तमाम के तमाम इस वक्त रेस्क्यू के लिए वहाँ के ऊपर गए हुए हैं और जो ऑपरेशन हैं वहाँ के ऊपर हो रहे हैं। अफसोसनाक यकीनन वाक़या है। जो तीसरी एक और बात जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ और वो बहुत ज़रूरी है कि माशरती तौर के ऊपर और सोशली तौर के ऊपर हमारा अपना भी कोई एक थोड़ा सा आप कह लें कि एक ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे मौसम के अंदर और ऐसे हालात के अंदर इन सब चीज़ों को जब भी हम कहीं जाने लगते हैं, जाने से पहले कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स को हमें देखना चाहिए कि हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आया वहाँ के ऊपर हालात क्या होंगे। सो मेरा ख्याल है अगर ये 3 चीज़ें देखी जाएँ तो हादसा से बचा जा सकता है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि मरी में जो पेट्रोल जो था, और हमें पता होता है कि ये पहाड़ी इलाका है और वहाँ के ऊपर पेट्रोल नहीं मिलता, बहुत महंगा हो गया, इससे पहले भी हादसा होते रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर यकीनन बहुत ज़्यादा एफर्ट होनी चाहिए। एक सवाल यहाँ के ऊपर उठाया गया खाद के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसके ऊपर सख्ती से नोटिस लिया है। अब इसके बारे में ये पसो पे जो मर्जी बात कहें, अगर वो एक अच्छा काम करें तो आपको एतराज़, अगर वो बुरा काम करें तो आपको एतराज़। और उन्होंने कहा है कि जितने भी लोगों के उनके ऊपर सख्ती से उनसे निपटा जाए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि ये जो कपास की फसल है इसके ऊपर किसान ने, अगर आप एक दफ़ा किसान को उठा के देखें, आप एग्रीकल्चर की जो बात कर रहे हैं, आप किसान को उठा के देखें, पहली दफ़ा जो डबल से भी ज़्यादा रेट्स किसान को मिले हैं। आप उनसे जाके पूछें कि जिनको किसान कार्ड दिए गए हैं, आप ये बात क्यों नहीं करते कि आपके कैनाल की जो आपके दौर से चोरियां शुरू हुई हैं वो कितनी पकड़ी गई हैं। आप ये बात क्यों नहीं करते किस दिन एक दिन सिर्फ एक प्रोग्राम आप करें जहाँ पे आप ये देखें कि हज़ारों नहीं लाखों मुरब्बा ज़मीन जो कब्जे में लोगों की थी उसको इस हुकूमत ने छुड़ाया, जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं छुड़ाया था। ठीक हो गया मैडम, यहाँ पे मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है। पूरा पंजाब है की इस्तदा के साथ तमानों की मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट आन पहुंचा है, मुख्तसर सा वक्त है, बहुत सारे सवालात हैं। राना अरशद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं आपको सुन रहा हूं और देख भी रहा हूं। जी जज़ाकल्लाह। राना अरशद साहब, सर बिलावल साहब ने अब मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तंग आमद और बजंग आमद सा ऐलान फरमा डाला है। सर, गुमान किया जा रहा है कि इसमें कुछ न कुछ तो है जो सामने नहीं आ रहा। सर, शहबाज शरीफ साहब की भी टोन जो है वो कुछ बदली सी है। कहते हैं ना, बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। शहबाज शरीफ साहब का ये कॉन्फिडेंस, सर अंपायर कहीं राजी तो नहीं हो गया? नूरुल आरिफीन साहब, हमें अंपायर की ज़रूरत नहीं। अगर अंपायर की ज़रूरत ही होती तो फिर वो आपको पता है, वो जो 12 अगस्त 2014 को लाहौर की जश्न आज़ादी के मौका पर एक धरना निकला था ना, जो जाके पार्लियामेंट पर जिन्होंने हमला किया था और कह रहा था कि अभी अंपायर की उंगली का इशारा होगा, वो लोग हैं जो मुसल्लत हैं। भाई शहबाज शरीफ साहब ने तो 2 साल जेल काटी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी 13 जुलाई 2018 को लंदन से आकर गिरफ्तारी जेल में देते हैं। हमजा शबान ने 2 साल जेल काटी। आज इशू ये है, आज 22 करोड़ आवाम के लिए हमने जो महंगाई मार्च का ऐलान किया है, उसके लिए हमारी परसों मीटिंग थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने चेयर की है, सबाई ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, शाह खान अब्बासी साहब थे, मरियम बीबी, हमजा साहब, पूरी हमारी मेंबर मौजूद थे। और हमने फैसला किया है कि महंगाई जो हकीकत में है, भाई मुझे तो वो पुराना पाकिस्तान चाहिए जब 100 रुपए की 2 किलो चीनी थी। मुझे वो पाकिस्तान चाहिए जब 135 रुपए का कुकिंग ऑयल डालडा घी था। 450 रुपए का किसने कर दिया? इमरान खान साहब ने कर दिया है। और फिर चीनी पर एक्शन लिया तो आज भी 120 रुपए किलो चीनी है। मैं सिर्फ पूछना ये चाहता हूं कि जो 9 रुपए का बिजली का यूनिट था, 24 रुपए का किसने कर दिया? 26,000 अरब कर्जे लेने के बाद पाकिस्तान तो दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान का 5.8 ग्रोथ रेट को 0 पर लेकर कौन गए हैं? आज के हुक्मरान। और फिर फॉरेन फंडिंग केस में रंगे हाथों पकड़े गए। क्यों नहीं हिसाब देते? क्यों स्टे पे स्टे जाते हैं? इसलिए दूसरों को चोर कहने वाले आज इमरान खान खुद डायरेक्ट डकैती में पकड़े गए हैं। कौम को हिसाब देना होगा। और महंगाई की बात मैं कहता हूं, आज मजदूर को यहां पर 700-800 रुपए दिहाड़ी है,
वो मिलती नहीं, और फिर बिजली, गैस, फिर पेट्रोल आज भी 146 रुपए का लीटर है। तो फिर मैं क्या कहूं कि ये माफिया की हुकूमत है, इनका जाना ठहर चुका है। जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की या जो PTM ने बात की, हाँ हम इंशाल्लाह असम्बलियों के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे, और बिलावल साहब का जो एहतजाज है 27 फरवरी से, हम उसको वेलकम करते हैं। वो लाहौर से शुरू करें, वो जिधर से भी शुरू करें। अपोजिशन का 1 पॉइंट एजेंडा है कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये एक माफिया की हुकूमत थी। खुद इमरान खान कहते थे IMF के पास नहीं जाना, खुदकशी कर लेनी है। फिर कहते थे कि $1 महंगा हो तो खुदकुशी को थोड़े दिनों के लिए या थोड़े वक्त के लिए एटलीस्ट आखिरी कुछ लम्हाते हैं, अब इसमें खुदकुशी ना करवाइएगा। मैं अपने मौजूद को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। बिलावल भुट्टो के बारे में बात हो रही है और बिलावल साहब के एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सोहराब सरकी साहब। सर आप माशाल्लाह खुद मसीहा भी हैं, मुआलिज भी हैं। सर आपके ख्याल में ये जो आवाम की मसीहाई के नाम पर बिलावल साहब ने एक कॉल दी है, लॉन्ग मार्च, फिर उससे पहले किसान मार्च, आवाम को 27 फरवरी को घर से निकलने की कॉल दी गई है। जनाबन पहले भी एक लात उठी थी, लेकिन वो लात पता नहीं फिर कहाँ गई, हुकूमत तो आज तक मौजूद है। सर ये भी सदा बसेरा साबित तो नहीं होगी कॉल, और अगर कॉल दी गई है तो इसमें आशीर्वाद कितने फीसद हो सकती है? देखिए नूर भाई, मैं तो ये जानता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि चाहे मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, जितनी भी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान की जो अपोजिशन में हैं, जो मुल्क की सूरत हाल थी, जो सीनियर जो क़यादत है ख़ास तौर पर जितनी पार्टियों में, वो सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं। जिस तरह राना साहब भी कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये अब आज़ाब बन चुकी है पाकिस्तान के ऊपर और इसका जाना चाहिए। बाकी ये है कि उसमें काफ़ी सब देर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और मैं तो ये मैंने देखा है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब, जब मैं स्टूडेंट लीडर था, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, तो वो हम लाहौर नहीं पहुँचे थे, हुकूमत वो चली गई थी। और ये जो लॉन्ग मार्च है ये ज़ाहिर एक जितनी भी अपोजिशन पार्टियाँ हैं उनके चाहे आपस में इख्तलाफात ज़रूर हैं अपनी जगह, लेकिन वो इस एक पॉइंट पे बिल्कुल इकट्ठे हैं, क्योंकि हमसे भी लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया था जब आप अपोजिशन में थे और हुकूमत इतनी बुरा कर रही थी लोगों के साथ और महंगाई हो रही थी। राना साहब ने आपको सारे ये बिजली के और ख़ुद ADP, मैं ख़ुद ज़मींदार हूँ, आप यकीन करें कि ये सारी मिसमैनेजमेंट है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जब खाने काबे में जाते हैं उम्रे के लिए, आप भी गए, वहाँ अंदर हमें नहीं जाने देते हैं, पता नहीं कई घंटे हमें खड़ा करना होता है, खड़ा कर देते हैं। जब वहाँ पर हालात बेहतर होते हैं तो फिर उम्रे के लिए अंदर रोज़े रसूलुल्लाह में भी नहीं छोड़ा जाता है। वो इसलिए नहीं छोड़ा जाता है कि वहाँ पर ज़्यादा अगर रश हो जाएगा तो वहाँ पर कोई इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। तो ये कोमरी में इनको पता भी था, ट्वीट भी कर रहे थे। ये जिस तरह मैंने कहा कि उसी ज़माने में, हमारी हुकूमतों के ज़माने में हमें और ज़्यादा स्टेप लेने चाहिए थे, इनको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और कम से कम जो है, पहले हम आपस में बैठकर बात कर रहे थे, आपने तो कहा मैं इस पर बात भी नहीं करूँगा, करना भी नहीं चाहता हूँ। कम से कम अभी हमें ये एक फ़ैसला कर देना चाहिए कि इस तरह आगे जो वाक़यात होते हैं उस पर सियासत नहीं हो, पहले हम स्टेप्स ले लें ताकि इस तरह की हालात मुल्क में पैदा नहीं हो। दुरुस्त है। मैडम, लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, इसका क्या हश्र होने वाला है, और आया ये किसी आशीर्वाद के बाद हो रहा है या फ़ी सबीलिल्लाह किया जाने वाला है? ये भी मेरा सवाल है, ये जुज़वी सवाल है, लेकिन मेरा असल सवाल आपसे वो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब, जिनको डे 1 से इमरान खान साहब का दस्ते शफ़क़त हासिल है, कुछ हो जाए लेकिन उस्मान बुज़दार भी हैंडसम हैं, उस्मान बुज़दार भी फेथफुल हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं। मैडम, पूछना ये था कि उस्मान बुज़दार साहब ने सरदार होने के बावजूद, उनके तो नाम में ही सरदार है, वो गरीब कैसे हो गए? उन्होंने 2000 रुपये का जो है वो टैक्स भरा है। मैडम, 2000 रुपये से ज़्यादा की तो मैं अपने बच्चों को खिलौना दिला लेता हूं, जबकि मैं एक शुद्ध गरीब आदमी हूं उस्मान बुज़दार के मुकाबले में। आपके ख्याल में 2000 रुपये की भी तकल्लुफ़ करने की उस्मान बुज़दार को ज़रूरत क्या थी, या फिर ये अतमाम हुज्जत का कोई हुनर था? जो आपने पहली बात की है उसका मैं पहले जवाब देती हूँ, दूसरी बात का बाद में जवाब देती हूँ। जो उन्होंने अभी तक बात की है ना कि हम एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो लॉन्ग मार्च हो, मीडियम मार्च हो, शॉर्ट मार्च हो, ये इससे पहले भी मार्च करते रहे हैं। और इससे पहले इन्होंने बड़ी कोशिश की है, पिछले 3 सालों के अंदर ये जो आपने देखा है कि पुअर डाउन मूवमेंट चलती रही है, PDM
और वो सारी डाकू मूवमेंट सब इकट्ठी रही है, उसका क्या नतीजा हुआ है, उसका क्या हशर हुआ है। और ख़ास तौर से इन्होंने तो अपना माई बाप जो है वो बनाया हुआ जिसको है, वो भी आपको पता है, इनके अपने तो इन दोनों के अपने पास तो लीडर्स हैं नहीं, और वो लीडरों के आगे जो वो कमसिन बच्चे हैं उनको इन्होंने अपना लीडर बनाया हुआ है। और वो जो बीबी जो महंगाई की इतनी बढ़ चढ़ के राना साहब ने तो इतनी, मैं कहती हूँ अकबरी मंडी की वो क्या अकबरी गेट की इतनी बड़ी तकरीर की है, और जैसे कोई जलसा यहाँ के ऊपर हो रहा है बजाय के आर्गूमेंट्स हों, और वही घिसी पिटी इन्होंने बातें की हैं, एक एक बात का जवाब देने लगे तो वैसे ही मतलब बेफ़ायदा है। बात यह है कि इस बात का जवाब दे दें कि इतना रोना है, महंगाई का रो रहे हैं, हो सकता है इस महंगाई के रोने में सबसे आगे मरियम नवाज़ हों, तो ये ज़रा पहले ये बात का जवाब दें कि अभी जो उन्होंने अपने लाडले बेटे की 11 दिन फंक्शन किए हैं और जिसके ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगे हैं, और वो जो पता नहीं चल रहा था कि इसमें से दुल्हन कौन सी है, और वो जो इंडियन डिज़ाइनर से लहंगे डिज़ाइन हुए हैं और 11 दिन के कपड़े जो है सिर्फ सास साहिबा के कपड़े डिज़ाइन हुए। मुझे ये बताएं, मतलब मेरा ख्याल है कि शायद वो जो 11 दिन का फंक्शन था इसमें 111 बच्चियों की शादियाँ हो सकती थी। तो ये महंगाई के रोने कर रहे हैं, इनके कौन से ड्रामे हैं, ये लोगों को जाके कोई बात करते हैं, इतनी विंडिक्टिव इनकी वो इनकी जो है वो लीडर हैं, वो बात कुछ करती हैं, दूसरों की ऑडियो लीक्स जो है ना, वीडियोज़ जो हैं वो दूसरों की बना रही होती हैं, अपनी दफ़ा में कहती है मेरी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है। तो मतलब आप जो है किनकी बात कर रहे हैं, फिर ये जो महंगाई की बातें ये दूसरी बातें कर रहे हैं। मैडम मेरे सवाल पे अगर आप काइंडली दूसरे सवाल पे आ जाएं। की है बुज़दार, मैं आ गई जो बुज़दार साहब की बात आप कर रहे हैं, एक तो फिर वही बात है कि उनका जब तक मैं अपनी आंखों से उसको उनका टैक्स जो उनकी जो रिटर्न है वो मैंने अपनी आंखों से ना देखी हो तो मैं उसके ऊपर आपको बात नहीं करूंगी। हाल बता जो आप एक हैंडसम होने की बात कर रहे हैं, जहां आप हैंडसम होने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक और शबे की गुंजाइश नहीं है कि उस्मान बुज़दार साहब ने इस पंजाब के अंदर बहुत काम किया है, और ये पंजाब सारा पंजाब हमारा पंजाब वरना तख्ते लाहौर सिर्फ तख्ते लाहौर ही हुआ करता था। 2000 रुपए वाला काम किया है। असल एतराज जो है मुझे उस पर है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं राना साहब के पास जाऊं और उसके बाद वाइंड अप की तरफ जाएंगे। मैडम प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट अगर आप फरमा दें, मैं आपका एहसान मंद दूंगा। जी राना अरशद साहब, सर क्लोजिंग रिमार्क्स। नूरुल आरिफिन साहब, मैं सिर्फ ये कहूँगा, आज हैंडसम वज़ीर आला ने और वज़ीर आज़म ने मुल्क को दिवालिया बना दिया। हमें हमारी लीडरशिप, आप इनको जरा समझाएं कि किसी की बात नहीं बोलते। मेरी लीडरशिप की ये मुझे डायरेक्शन है। हमारी शादियों को मतनाज़ा या बात करने वाले क्यों भूल जाते हैं? हमें तो नहीं इतराज, इमरान खान साहब ने 70 साल की उम्र में शादी की और जैसे वो फंक्शन हुआ पूरी दुनिया ने देखा। कैसे? मुझे नहीं इतराज इस पर, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सबके बेटे बेटियों की खुशियां होती हैं। आज मेरा मुल्क दिवालिया किसने कर दिया? आज मेरे मुल्क में मेडिसिन महंगी किसने कर दी? आज पेट्रोल किसने महंगा कर दिया? आज पाकिस्तान के 26 अरब के कर्जे किसने लिए? इमरान खान ने। और बुज़दार तो अभी 3.5 साल हुए हैं उसको लोटा बने। जब वो हमारे साथ था तो वो देता था, उसको टैक्स देना पड़ता था। आज क्योंकि वो माफिया की हुकूमत का हिस्सा है इसलिए उसको कोई पूछता नहीं। इसी के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करने की कॉल दे रही है मोहतरमा ज़ैनब उमैर साहिबा, राना माब और डॉक्टर सौराब सरकी साहब, तीनों मौजूदीन का इंतहाई मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत उन्होंने उठा रखी। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते नूरुल आरिफीन सिद्दीकी फिर हाजिर खिदमत होगा बशर्ते ज़िंदगी फ़ी अमान अल्लाह।